बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैंने हामिद मीर साहब की कुछ पुरानी वीडियोस निकाली हैं। कुछ वीडियोस उनकी 90 की दहाई की हैं, कुछ वीडियोस इनकी 2000 के बाद की हैं, कुछ 2013 के इलेक्शन के बाद की हैं और कुछ जो है वो 3-4 साल पुरानी हैं। मैं हामिद मीर साहब के मुख्तलिफ बयानात को देखकर यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि एक शख्स की राय किसी दूसरे शख्स के बारे में यकसर कैसे बदल सकती है। यानी माजी में अगर आप नवाज शरीफ को करप्ट समझते हैं, करप्ट कहते हैं और मानते हैं कि वो चोर है, कैसे मुमकिन है कि अब आकर 2018 में आपको लगे कि वो नवाज शरीफ अब करप्ट नहीं रहा। या आसिफ जरदारी के बारे में जिनके साथ अब आपकी दोस्ती है, माजी में आप उनको करप्ट कहते रहे हो, ये कैसे मुमकिन है। हामिद मीर साहब के बारे में जो आज खबर आई कि उनको जियो से निकाल दिया गया है, उनके बारे में बहुत सारे लोग ट्विटर पर कमेंट कर रहे हैं कि उनका करियर ख़त्म हो गया, हामिद मीर साहब अब यूट्यूब पर आएंगे। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हामिद मीर साहब के करियर पर एक नज़र ज़रूर इस मौके पर डालनी चाहिए। करियर ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, वैसे हो सकता है ना हुआ हो, लेकिन हामिद मीर साहब का जो करियर रहा है उस पर एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। तो मैं आपको 8-10 छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्लिप्स दिखाता हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये पहले जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं, ये पहले नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने 90 की दहाई में एक आग टीवी को इंटरव्यू दिया था। नहीं, इंटरव्यू बाद में दिया था, लेकिन जिक्र 90 की दहाई का है, जब नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत थी और बेनजीर भुट्टो साहबा की दूसरी हुकूमत थी। तो उस वक्त जो है वो क्या कह रहे थे, उन्होंने आग टीवी को इंटरव्यू देते हुए 90 की दहाई के वाकयात को कैसे कोट किया था, जरा सुन लीजिए। लेकिन 94 में जब मैंने लिखा तो मेरी स्टोरी को झूठा करार देके तो आसिफ जरदारी के प्रेशर पे मुझे जॉब से निकाल दिया गया। 2-3 साल बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैंने उसके बारे में लिखा तो एक दिन उसने मुझे बुला लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सुबह मुझे कॉल आई, जी प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू। चला गया जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब मुझे पराठा और अंडा खिलाया। उसके बाद उन्होंने भी लस्सी पी, मुझे भी कहा लस्सी पियो। मैं लस्सी पीना नहीं चाहता था, उन्होंने कहा नहीं आप लस्सी पिए। फिर उन्होंने खुद भी लस्सी के 2 गिलास पिए और डकार मारा और उसके बाद कहा यू मस्ट रिजाइन। मैंने कहा जी वो क्यों, आपने मुझे पराठे खिलाए, ऑमलेट खिलाया, लस्सी पिलाई, अब आप कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप रिजाइन करें, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। मैंने समझा ये नवाज शरीफ ने लस्सी पी लिया, शायद गुलूबगी के आलम में गलत बात कह गया, तो मैंने उसको सीरियसली लिया। मैं घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह पता चला कि मेरे चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर उसकी बीवी मेरे पास आई, मैंने प्लीज तुम रिजाइन कर दो वरना फिर मेरे शौहर को कौन जेल से निकालेगा। मैंने रिजाइन तो कर दिया उस जॉब से, लेकिन दोबारा मुझे कॉल यू, आपने क्या उनके बारे में कुछ लिखा था ऐसा जो कि उनको पसंद नहीं आया या क्या हुआ? मैंने उनकी जो ऑफशोर कंपनीज थी उनके बारे में लिखा था। और उसके ऊपर उस जमाने में बाद में जब उनकी गवर्नमेंट चली गई थी उस पर इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन उनको वो चीज पसंद नहीं आई। और उन्होंने मेरे चीफ एडिटर को पकड़ के पूछा कि सोर्स बताओ, इसने किस आदमी से ये सारी इंफॉर्मेशन लिया। तो उसने कहा जी कि किसी हामिद मीर में फाड़ लो, 4 छितर मारो, तो इससे को पूछो, मैंने तो दस दे नहीं। तो लेकिन फिर मैंने रिजाइन कर दिया। अब हामिद मीर साहब इसमें यह कह रहे हैं कि मुझे जरदारी साहब के कहने पर निकाला गया, मुझे नवाज शरीफ ने दबाव डाला कि तुम रिजाइन कर दो वरना तुम्हारे एडिटर को गिरफ्तार कर लूंगा, और किया। ये उनकी राय है नवाज शरीफ के बारे में और आसिफ जरदारी के बारे में। उसके बाद आप आगे आ जाइए, 2013 के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे पास ये वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि 2013 के इलेक्शन में नंगी धांधली हुई। हामिद मीर साहब नवाज शरीफ की जमात के बारे में, 2013 के इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे थे, जरा ये भी सुन लीजिए। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे भी 25 साल हो गए हैं सहाफत में, मैंने बहुत से इलेक्शन कवर किए हैं। 2013 के इलेक्शन में जितनी नंगी धांधली हुई है, कभी मैंने ऐसी नंगी धांधली पहले नहीं देखी। कराची से लेके खैबर तक खुल्लम खुला धांधली हुई और इसलिए उस धांधली के सबूत मेरे पास मौजूद हैं और मैं वो दिखाता रहा लाइव प्रोग्रामों में। किसी ने उसका सो मोटो एक्शन नहीं लिया, किसी ने आके मुझसे नहीं पूछा कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, बैलेट पेपर्स तुम्हारे पास हैं, मोहरे तुम्हारे पास हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे पास कहां से आ गई। किसी ने मुझसे नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। ये आपने सुना उन्होंने क्या कहा 2013 के इलेक्शंस के हवाले से, यानी नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के हवाले से कि उन्होंने कैसे हुकूमत बनाई है। उसके बाद आपको याद होगा पैनामा लीक्स आ गया, पैनामा केस चल पड़ा, तो उस पर जो है वो हामिद मीर साहब का ख्याल ये था, उन्होंने नसीम ज़ारा साहबा के साथ उनके प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत का हाल इस वक्त एक नफसियाती मरीज की तरह का है
क्या कहा था उन्होंने, जरा ये भी सुन लें। लगता यह है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ टाइम किल कर रही है, सिर्फ टाइम गुजार रही है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आती। और इसीलिए अब ये इम्प्रेशन जो है वो बहुत गहरा होता जा रहा है कि दाल में कुछ काला है। पहले ऐसा लग रहा था कि ऑपोजिशन जो है शायद वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अब 4-5 महीने के बाद जो है ना मामला उल्ट होता जा रहा है और अब ऐसे लग रहा है कि शायद हुकूमत जो है उसकी दाढ़ी में कोई तिनका है और वो अपने आप को बचाने के लिए टाइम किल कर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस मामले पर अब हुकूमत के जो वुज़रा हैं और उनके जो स्पोक्स पर्सन 3-4 हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और टीवी चैनल्स पे आकर हुकूमत का दिफा करते हैं, तो अब उनके पास दलील नहीं है। उनके साथ जब कोई जर्नलिस्ट या कोई एंकर उनके साथ आर्गुमेंट करता है तो वो उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, उनका पारा जो है वो चढ़ जाता है, उनकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, उनके होंठ कपकपाने लगते हैं, उनके माथे पे त्योरियां पड़ जाती हैं और वो ऊंची ऊंची आवाज में ना हिज़यानी अंदाज में चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है और ऐसे लगता है कि शायद कोई नफ्सियाती मरीज आपके साथ बात कर रहा है। तो इस वक्त हुकूमत जो है ना उसकी सूरत एक नफ्सियाती मरीज जैसी है जो कि छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। आप पर इल्जाम लगा दें कि आप जमहूरियत के दुश्मन हैं, आप मुशर्रफ के साथी हैं। अच्छा, ये अब आपने सुन लिया। मैं आपको ये जो क्लिप्स दिखा रहा हूं उसके बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जब वो नवाज शरीफ के गुण गाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको वो करप्ट आदमी नहीं समझते और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ उसूलों के खातिर लड़ रहे हैं, वो बाद में दिखाता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले एक और क्लिप देख लीजिए जिसमें हामिद मीर साहब जो हैं वो मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि इन्होंने इकामा क्यों रखा हुआ था। अगर इकामा इनको सफरी एक ज़रूरत थी तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद तो वो सफरी तकाजा नहीं रहा था इकामा रखना, इन्होंने क्यों रखा था और डिक्लेयर क्यों नहीं किया। तो हामिद मीर साहब कैसे नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे थे, जरा ये भी सुन लीजिए। बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका कि नून लीग वाले जो हैं वो उसका जवाब नहीं दे रहे कोई भी, और मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी है कि कल जो गुफ्तगू किया नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा इस फैसले के बाद, उसमें तो उन्होंने खुद ही एतराफ़ कर लिया है कि ये मैंने दरअसल सऊदी अरब से इंग्लैंड जाना था तो वीज़े का प्रॉब्लम था, 6 महीने बाद आना पड़ता तो था। मैंने दुबई में एक मेरे बेटे ने कंपनी खोली और फिर उस कंपनी की बुनियाद पर मैंने अकामा लिया, वर्क परमिट लिया और उसकी बुनियाद पर फिर मैं वहां से अप्लाई करता था इंग्लैंड के वीज़े के लिए। और मैंने अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये आपने 2007 में ये काम किया और पहली दफा आप 2007 में ही आए वहां पे। लेकिन ये जो आपका वर्क परमिट है, ये अकामा जो है, ये 2015 तक जो है ये नाफिजुल अमल था। 2015 तक जो है इस अकाउंट में, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही थी जो आप ड्रॉ नहीं कर रहे थे। तो 2013 में आप प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो 2013 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो आपको प्रॉब्लम नहीं था वीजे का, तब तो आप वीजे के प्रॉब्लम से बिल्कुल भी निकल गए थे। भूल गए होंगे, ध्यान ही नहीं दिया होगा। नहीं, ये यही हो सकता है ना। और क्या ये तो इसका फिर वो क्लियर कर दें बराए करम कि 2013 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने अकामा बरकरार क्यों रखा। अच्छा, फिर ये तो आपने सुन लिया। फिर मेहर बुखारी साहबा के साथ एक सेटिंग थी जिसमें और एंकर्स भी बैठे हुए थे। उसमें हामिद मीर साहब ने कहा कि नून लीग की पार्टी के लीडर मुझे पर्सनली कहते हैं कि हमारा लीडर चोर है, लेकिन पब्लिक में ये बात नहीं कर सकते। तो नवाज शरीफ के बारे में क्या कह रहे थे हामिद मीर साहब, जरा सुनिए। महर पीएमएलएन के बहुत से सीनियर फेडरल मिनिस्टर्स प्राइवेटली मुझे कहते हैं साडा लीडर चोर है, कहते हैं प्राइवेटली। लेकिन उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि अवाम की बात न करनी। क्या अवाम। अच्छा, अब आ जाएं आप एक और क्लिप पे। ये 92 पर वो आए और 92 पर उन्होंने आकर कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए में गलत बयानी शामिल है और उन्होंने पैसों के जरिए मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था। क्या कह रहे थे, जरा सुन लें। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो बयानिया है वो उसमें गलत बयानी बहुत ज्यादा शामिल है और आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन में कुछ ऐसे सबूत सामने आने वाले हैं जिसके बाद नवाज शरीफ साहब इस तरह अवामी जलसों में पूरी कौम के सामने इतनी आसानी से झूठ नहीं बोल सकेंगे। इस वक्त मसला ये है कि मीडिया जो है उस पर उन्होंने अपने इश्तिहारों के जरिए काफी कंट्रोल कायम किया हुआ है और इसलिए जो दूसरा बयानिया है वो कमजोर है। अच्छा, ये वो गुफ्तगू करते हैं 92 पर ही गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर साहब ने यह भी फरमाया था कि जिस दिन नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होगी, ये हुकूमत नवाज शरीफ जो है ये किस्सा पारीना बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि 2-4 दिन ठहर जाएं, नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत बरतानिया से आने वाले हैं। यानी वो मानते थे उस वक्त कि नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। 92 पे गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर साहब ने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लें।
आप देखेंगे जिस दिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत खत्म होगी तो इनका इनकलाब और इसकी बगावत जो है ये किस्सा पारीना बन जाएगी। और सिर्फ अब 3-4 दिन की बात है, आप देखेंगे कि यूके से नवाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पाकिस्तान आएंगे और ये अदालतों में पेश होंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब किस मुंह से कहेंगे कि जनाब ये मेरे खिलाफ इंतकाम और गुस्से के तहत सब कुछ किया जा रहा है। यूके की हुकूमत जो है उसके साथ तो उनका कोई गुस्सा और इंतकाम नहीं है। अच्छा, इसके बाद न जाने क्या हुआ। ये मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए हैं, ऐसे कई आप निकाल सकते हैं, 20 क्लिप्स पड़े होंगे, कहीं ना कहीं ढूंढने पड़ेंगे कि जिसमें हामिद मीर साहब नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ बात करते हुए नजर आते हैं, उनको करप्ट समझते हैं, उनको चोर मानते हैं, उनके इकामे के बारे में सवाल करते हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन फिर हामिद मीर बदल जाते हैं। फिर न जाने क्या होता है कि हामिद मीर के अंदर एक इनकलाब आ जाता है और वो इन शख्सियात के गर्विदा हो जाते हैं। अब मैं आपको अब जो क्लिप दिखाने जा रहा हूं वो बड़े मजे के हैं। मिसाल के तौर पर 24 न्यूज पर गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर साहब ने कहा कि 90 की दिहाई का जो नवाज शरीफ था वो मुख्तलिफ था, अब का जो नवाज शरीफ है वो मुख्तलिफ है। अब अगर आज आप नवाज शरीफ से कहेंगे कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, जिला वतन हो जाओ, अब नवाज शरीफ भागेगा नहीं। क्या कहा था हामिद मीर साहब ने 24 पे, जरा सुन लीजिए। पहली दफा वजीर आजम पाकिस्तान भी बन गए थे, तो वो वाला नवाज शरीफ और आज का जो नवाज शरीफ है इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 1990 का नवाज शरीफ कोई और आदमी था, 2019 का नवाज शरीफ जो है वो कोई और आदमी है, और जो 2019 का नवाज शरीफ है अगर इसको आप कहेंगे कि अब आप इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएं तो वो नहीं जाएंगे। तो ये देखिए कितने मजे का बयान अब हामिद मीर साहब का है। इसी तरह से उन्होंने इसके बाद हम न्यूज़ पर मालिक साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आसिफ जरदारी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मुझे रातों को जगाया जाता है, मुझ पर जुल्म होता है, मुझसे पूछते हैं कि तुमने क्या करप्शन की है। और ये कि उन्होंने कहा कि अब मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी ये इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। अब हामिद मीर साहब इनकलाबी हो चुके हैं। अब हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी इन लोगों से इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, अब ये एनआरओ नहीं देंगे, ये जो है वो अब उसूलों के पक्के लोग हो चुके हैं। ये क्या कहा था, जरा ये भी सुन लें। कुछ दिन पहले जरदारी साहब अपनी पेशी पे आए थे, वहां पे बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे रात को जगाया जाता है, एनआरओ दे दो। मैंने इसको एनआरओ नहीं देना। किसको? इसको एनआरओ नहीं देना। मौलाना फजल रहमान ने भी 3 दिन पहले कहा है मैंने इसको एनआरओ नहीं देना। लिहाजा अब इमरान खान इज नॉट इन अ पोजीशन कि किसी को एनआरओ दो, उसको इस वक्त एनआरओ की जरूरत है। इन तीनों ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने, आसिफ जरदारी ने इसको एनआरओ नहीं देना। अच्छा, अब मैं आपको एक और दिलचस्प क्लिप सुनवाता हूं हामिद मीर साहब का। वो भी उन्होंने मालिक साहब से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि मैं लंदन में नवाज शरीफ की फैमिली से मिलकर आया हूं और उनकी फैमिली के कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि बड़े ताकतवर लोग, इस्टेब्लिशमेंट के लोग नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि आइए हम सुलह कर लें हमसे। वो सॉरी कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ उनको माफ़ कर दें, उनकी माफ़ी कबूल कर लें, सॉरी कबूल कर लें, लेकिन नवाज शरीफ अब नहीं करेंगे। नवाज शरीफ उसूलों के बड़े पक्के हो गए हैं। तो अब क्या कहा है हामिद मीर साहब ने नवाज शरीफ के बारे में, क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। मैं अभी लंदन में था और वहां पे मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली के कुछ अहम लोगों को मिला हूं। उनका दावा कुछ और है। वो कहते हैं जी कि हमारे साथ पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं वो राब्ते कर रहे हैं, माजरतें कर रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा टाइम दे दे, आपके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। तो किस ब्रांच के साथ है? शहबाज शरीफ ब्रांच के साथ खानदान की, नवाज शरीफ ब्रांच? नवाज शरीफ ब्रांच के साथ। अब कहने का मतलब यह है कि हामिद मीर साहब एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जब हम जर्नलिज्म में आए तो हामिद मीर साहब का तूती बोल रहा था। जब मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, मैं 2006-07 में मीडिया में आया, तो हामिद मीर साहब एक पाए के सहाफ़ी उस वक्त समझे जाते थे। 2007 में जब हामिद मीर साहब ने शोर मचाया कि मुझ पर जनरल मुशर्रफ ने बड़ा दबाव डाला है या मुशर्रफ ने मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया है, तो हमने हामिद मीर साहब के साथ खड़े होकर एहतजाज किया। 2007 में मैं खुद असदुल्ला खान 2007 में हामिद मीर और आसमा शिराजी साहबा के साथ खड़े होकर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहे हैं कि हामिद मीर साहब पर बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन तब हमारा आगाज़ था, हम इन लोगों को आइडियलाइज़ करते थे, हमने इन लोगों को देखकर जो है वो सहाफ़त में कदम रखा था। लेकिन हैरत होती है कि आप अपना बयानिया, अपना मौक़िफ़ यकसर कैसे बदल सकते हैं। आप कैसे एक शख्स को पहले करप्ट मानते हैं और बाद में उसे उसूलों का पक्का कहने लगते हैं। कैसे मुमकिन है कि आप एक शख्स के बारे में यह समझें कि वो चोर है, उसकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, और वो कहते हैं मैंने उनकी ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में लिखा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया,
और आज वो कहते हैं कि ये जो शख्स है उसूलों का पक्का है, ये अब NRO नहीं देगा, ये अब मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, ये भागेगा नहीं। ये तब्दीली आपके अंदर, आपके बयानिए में, आपके मौक़िफ़ में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है? मैं आज भी सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ और बतौर तालिब इल्म मेरे जहन में आज भी ये सवाल पैदा होता है जो मैं हामिद मीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये हमारे साथ भी होगा? क्या ये मुमकिन है कि आज से 15-20 साल के बाद हम भी ऐसे ही सहाफ़त कर रहे हों कि आज हम कुछ और कह रहे हैं और 20 साल के बाद हम अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ? क्या यह मुमकिन है? तो हामिद मीर साहब, जिनको बहुत सारे लोगों ने आइडियलाइज़ किया, मुझ समेत, उनको शायद मायूसी हुई है इस तरह की सूरत हाल देखकर, ये वाले क्लिप्स देखकर, ये बयानिया में तब्दीली देखकर, ये आप को सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के शौक़ में आप किसी शख्स की अगर हिमायत शुरू कर दें जिसकी आप माजी में मुखालफत करते रहें, तो मुझे नहीं पता ये आपके मौक़िफ़ में तब्दीली है, ये आपके बयानिया में तब्दीली है, ये आपके जहन की तब्दीली, मुझे नहीं पता ये क्या है जो हामिद मीर साहब ने किया है। बहरहाल मैंने सोचा कि आज जबकि उनका प्रोग्राम बंद हो रहा है जियो पर, अगरचे पहले भी उनका प्रोग्राम बंद हो चुका है, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ लगती है और हमारे कुछ दोस्तों का कहना यह है कि इस मरतबा शायद ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हो रहा है, या शायद जियो पर तो फ़िलहाल इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर दूं ताकि उनके करियर पर आप एक नज़र डाल सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।